हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों की कहानियों में आज आप सुनेंगे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी पापा तुम कब आओगे। उर्मिला शिरीष जी आधुनिक दौर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथाकारों में से एक हैं। उन्होंने ढेरों कहानियाँ लिखीं और हर वर्ग द्वारा वे सराही गईं। पेश है उनकी लिखी हुई कहानी पापा तुम कब आओगे, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मी तुम रो रही हो। मीतू पास आकर मम्मी के बिखरे बालों को हाथ में लेकर इधर उधर डुलाने लगा, फिर बालों को फूल की तरह सूंघने लगा। मम्मी का चुप रहना उसे बहुत खल रहा था। मम्मी क्यों रो रही हो? उसने बालों को चारों तरफ से समेट कर बांधते हुए बच्चे से कहा। बाहर देख कर आओ, सलमा के यहाँ बर्तन वाली आई है या नहीं। मीतू क्षणों तक माँ का आंसुओं से भीगा चेहरा अपलक देखता रहा, फिर चुपचाप बाहर चला गया। मोहल्ले के बच्चों में सबसे छोटा है मीतू, लगभग 4-5 साल का। शुद्ध बोलने, हर बात को तत्परता से समझने और बातूनी होने के कारण अपनी उम्र से बड़ा ही दिखता है। बाहर आकर मीतू पत्थरों के निशान तथा आकृतियाँ बनाकर अकेला ही खेलता रहा, मगर मम्मी की याद आते ही अंदर आ पहुँचा। मम्मी मम्मी। दालान में जाकर वो सहम कर खड़ा हो गया। देखा वो चेहरा धोकर पहुँच रही है और बार बार न रुकने वाले आंसुओं को पोंछती जा रही है। मम्मी आज सब लोग कहाँ गए? घूमने। और तुम क्यों नहीं गई? और तुम क्यों नहीं गए बोलो? तुम नहीं गई इसलिए हम भी नहीं गए, हमें कोई लिवा नहीं गया। तुम चलो ना मम्मी, हमें कार चाहिए, वैसी ही जैसी टिंकू के पास है। उसने नन्हे मासूम मीतू को छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी मम्मी क्या हो गया तुम्हें? मीतू हतप्रभ रह गया और खुद भी रोने लगा। कुछ नहीं, बाहर जाओ, उसने तेज और रूखी आवाज़ में आंखें निकाल कर कहा तो मीतू सहम कर चला गया। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि माँ के कंधों पर झूल जाए। मुझे इससे नफ़रत क्यों होने लगती है? हमने क्या बिगाड़ा है? सिर्फ इसका दोष इतना ही है कि इसका चेहरा, हाव भाव, आँखें, सब कुछ उसकी छवि में डूब जाता है, मिल जाता है। मगर माँ तो मैं हूँ, फिर भी मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्यों नहीं? मेरी लगातार उदासीनता और चुप्पी का कैसा असर पड़ता होगा इस पर? कल के दिन ये भी मेरी उपेक्षा करने लगेगा तो? मुझसे नहीं बोलेगा तब? सबकी उपेक्षा के साथ मेरी उपेक्षा भी सहन कर रहा है ये। उफ़, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। उसने अपने निशानों को जो हाथों, चेहरे तथा शरीर के दूसरे हिस्सों पर पड़ गए थे, दर्द भरी, नफ़रत भरी नज़रों से देखा और उठकर बाहर वाली खिड़की के पास खड़ी हो गई। लगभग 8 माह हो गए उसे पागलों, विक्षिप्तों की तरह पड़े हुए। न किसी से बात करना, न किसी से मिलना, न घर के दरवाजे के बाहर निकलना, न हंसना। हर बात तथा काम में उदासीन, हर रुचि से बेखबर, हर भावना से रोती निर्लिप्त। एकाध रोटी तो ठीक, अन्यथा खाली पेट पानी पीकर पड़ी रहती। रात और दिन के अंतर को बिसार कर ज़मीन पर दालान के कोने में लेटी नंगी झबरी दीवारों को ताकती रहती है। रात होती है तो सिरहाना बाहर की तरफ कर लेती है, जहाँ से आकाश का रूप, और ढलती रात में घुली आवाज़ों को सुनती रहती है। मीतू उसके पास सोता नहीं है। पहले सोया करता था, मगर अब वो सोता क्या, कहता भी नहीं है। वो दिन सजीव हो उठता है। वो गिनने लगती माह, तारीख, दिन। हाँ, जुलाई की 6 तारीख थी। दिन के 12 बजे थे। वो घर में बैठी थी कि डाकिया आया और एक पार्सल थमा गया। रोम रोम काँप गया। लाख मना किया था उससे, पर माना ही नहीं। लाख छुपाना चाहा पति की आंखों से, पर सोया हुआ पति अचानक ही जाग गया था और उसे परे धकेलकर स्वयं ही पार्सल खोलने लगा था। किसने भेजा? क्यों भेजा? नाम पता कुछ अपरिचित और अटपटा लग रहा है। कढ़ाई के लिए भेजा है, मीराबाई की तस्वीर बनानी है। क्या वहाँ कढ़ाई करने वाले नहीं मिलते? वो निरुत्तर थी। पहले भी तो तुम कुछ और चीज़ें फुलवारी काढ़ा करती थीं, वे सब कहाँ चली गईं? और एक तस्वीर बनाई थी, वो कहाँ चली गई? तुम्हारी सहेलियों के पत्र आए, उनमें तो जिक्र नहीं था। ठीक ऐसी ही राइटिंग में लिखे पत्र आते रहते हैं, बिना किसी नाम के, पते के। सविता के पास भेज दिए थे, क्या पता उसने दिए भी या नहीं।
और वे पत्र जो लड़कियों की अधकचरी भाषा में लिखे होते हैं वे? वो अवाक रह गई, जीभ को जैसे लकवा मार गया था। बोलती क्यों नहीं हो? मैंने सोचा था एक गरीब घर की लड़की से शादी करना ठीक रहेगा, नेक और शीलवती होगी, मगर तुम ऐसी होगी मैंने कभी सोचा तक न था। तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोलकर मुझे फंसाया है। मैंने आदर्श में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। ऐसा कौन सा एहसान किया था, इनकार कर देते? दया क्यों की? तुम्हारी भी तो सगाई टूट चुकी थी, लड़की वालों ने खुद ही तोड़ी थी। मुझे उकसाओ मत, मेरा खून मत खौलाओ। मैं पूछता हूँ, मेरा तुमसे संबंध क्या है और क्या इस संबंध को तुम मान रही हो? अब भी क्यों आते हैं खत? बहाने बनाकर क्यों जाती हो तुम बार बार वहाँ? सच सच बताओ, वरना तुम अपने आप को भी तो देखो। क्या देखूं? मेरे पास एक टीचर आती है, वो भी काम से। तुम्हारे पास तो ये खत, ये पार्सल, ये चीज़ें क्यों आती हैं और क्यों भेजी जाती हैं? उसके मुंह से एक शब्द ना निकला था। घंटों रोती रही थी। गलतियां कहाँ कहाँ हुई थीं वो यही ढूंढने की कोशिश में रात भर सो भी न सकी थी। वे तंग दस्ती के दिन थे। पूरा घर उसकी कमाई पर निर्भर था। पढ़ाई, घर का, बाहर का, कपड़े लत्तों का इंतज़ाम, सभी का काम वही तो चलाया करती थी। रात रात भर कपड़े सिलकर एक दुकान को सप्लाई करती थी, एक से एक सुंदर डिज़ाइन के कपड़े। सुबह शाम 20-20 बच्चों का ट्यूशन लेती थी। दोपहर में स्कूल जाना पड़ता था। खेलों में भी वो भाग लेती थी। अपने मधुर व्यवहार तथा कढ़ाई सिलाई में विशेषज्ञ होने की वजह से तमाम टीचर्स और बच्चे उसके पास अपना काम लेकर आते रहते थे। बदले में मिलती थी उसे प्रशंसा, किताबें, नोट्स, भावनात्मक सहारा। वे भी कैसे दिन थे। पूरा बगीचा जिसमें सिर्फ फलों के पेड़ पौधे और फूल भारी मात्रा में बेचे जाते थे, उसको किसी न किसी ने हथिया लिया था और पिता मुकदमे लड़ते जा रहे थे। तब हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीज़न पाने के बाद बीए एमए की पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई थी, मगर तभी उसने उसको सहारा दिया था, पढ़ने को प्रेरित किया था। वो छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े से बड़े काम करने लगा था। कुछ सर किताबें देते थे और उसने किताबों में रखे होते थे कागज़ के टुकड़े, रंग बिरंगी स्याही में लिखे बेसिर पैर के खत। वो रात रात भी सो नहीं पाती थी। छटपटाहट और मजबूरियों से भरे हुए दिन कितने यातनादायी होते थे, और ऐसे ही में वो करीब होता गया था। फीस, किताबें, दूसरे तरह से सहयोग मिलते गए थे जिन्हें वो चाह कर भी टाल नहीं पाती थी। तब कैसी लगती थी? याद करती है तो लगता है सपनों की बातें सोच रही है। लंबे बाल, एकदम गोरा रंग, खिले हुए गाल, फुर्तीली, ऊपर को 2 चोटियाँ बांधती थी, इसलिए बेहद आकर्षक लगती थी वो। हर खेल में वो भाग लेती थी, सबकी चहेती थी। क्लास की तमाम लड़कियों को जब फूलों तथा पौधों की किस्में तथा जातियों का ज्ञान न था, तब वो एक एक की जाति तथा विशेषताएं गिना देती थी। फूल की तरह खिली खिली रहती थी वो तब, क्योंकि जिम्मेदारियां तब चिंताओं में नहीं बदली थीं। हाँ, एहसास ज़रूर अपने रंग दिखाने लगे थे। बीए तथा एमए उसने प्राइवेट ही किया था और थोड़े से नंबरों की कमी से फर्स्ट डिवीज़न रह गई थी। खेलों के राज्य स्तरीय पुरस्कार रखे हैं, पर इन सबका महत्व कौन आंकता है? कितनी मेहनत की उसने और उस मेहनत को याद करने वाला कौन रहा? कितने तनाव, कितने दुख। इकलौता भाई जो बोल नहीं पाता था और हरकती था, बेतहाशा पिटता था, बोझ माना जाता था। उसे वही तो चाहती है। उस ज़िंदगी से थक गई थी वो, मुक्त होकर जीना चाहती थी, स्वतंत्र, मस्त। और पति चाहता था कि वो यहाँ भी ट्यूशन करे, यहाँ भी रेडीमेड कपड़े सप्लाई करे। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर ही झगड़ा हो जाता था। हर तरह की बातें सुननी पड़ती थीं, उसे गालियाँ तक दी जाती, इसीलिए वो गुस्से से भर उठती थी। इधर उसका ये बराबर इसकी स्थिति को लेकर परेशान रहता था। वो शादीशुदा है, इसलिए शादी तो कर ही नहीं सकता था, पर उसके प्रति ईमानदार रहता था। आज उसी पर उसे बेहद गुस्सा आ रहा है। क्यों भेजते हैं पार्सल? मना किया था। जब सब जगह ये बात फैलेगी तब क्या होगा? घर वालों पर क्या बीतेगी? कितनी मुश्किल से शादी हुई थी, वो भी आदर्श विवाह। मर जाऊं क्या? आत्महत्या? नहीं, कुछ नहीं। सुबह बड़ी ननद आने को थी। इस ननद के प्रति उसका मन ज़्यादा आसक्त रहता है। सोचा वही आकर मेरी ज़िंदगी को इन तनावों से मुक्त कर देगी, कुछ तो बचाव करेंगी। इसलिए वो थोड़ी सी आशावान होकर निश्चिंत हो गई थी।
हालांकि ऊपर से वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, पर अंदर का रूप झलक ही रहा था। सूजी आंखें वैसी ही पपड़ाई लग रही थीं जैसे पानी सूखने के बाद मिट्टी पपड़े आ जाती है। आंखों के आसपास स्याह बादल चिपक गए थे और शरीर वो तो ऐसा हो गया था गोया टाइफाइड की रोगी हो। क्या बात है भाभी, क्या बीमार थी? बीमार? पति हंसा था। तुमने किया जो कुछ किया, तुम ही ने आदर्श गढ़े थे, तुम ही ने इतना पक्ष लिया था। भैया अच्छी लड़की है, पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, अब देख लो इनकी करतूतें। घरेलू लड़की और प्रशंसक ऐसे जैसे फिल्म स्टार हों कितनों के बीच। छी, शादी के बाद भी यह हाल है। कितने पार्सल, कितने खत। जितना चरित्रहीन मुझे समझते हो उतनी मैं नहीं हूँ, न मेरा किसी के साथ वैसा संबंध रहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहता हुआ वो दूसरे कमरे में चला गया और चीख कर कहने लगा, एक तो पैसा नहीं मिला, सामान के नाम पर एक बर्तन ढंग का नहीं मिला, ऊपर से इसके ये हाल। कहती यहाँ ना मैं ट्यूशन करूँगी ना सिलाई कढ़ाई का काम, मुझे मेरे घर भेज दो। 100 बार चली जाओ, मुझे गरज नहीं है तुमसे। सैकड़ों लड़कियाँ फिरती हैं, किसी से भी शादी कर लूँगा, कुछ मिलेगा तो? मैं तलाक दूंगी तब ना। बस फिर क्या था, उसी रात से शुरू हो गया था यातनाओं का दौर। ज़बरदस्ती मार मार कर कहलवाया जाता था तलाक दूंगी, साथी टीचर घर पर आती और दोनों उसी के सामने अश्लील हरकतें करते, मगर वो भी अड़ी रहती। पहले घर भेज दो। उसने सामान बांध लिया था, एक एक चीज़ ले ली थी। ये घर छूट जाएगा, अब नहीं आऊँगी। अपना घर, पति का घर, पति का प्यार, पति का नाम, सब छूट जाएगा। मेरा कोई घर न रहेगा। जीने का माध्यम खोजना होगा पुनः। घर वाले, रिश्तेदार, पहचान वाले सब कहेंगे निकाल दिया है, परित्यक्ता है। क्यों? चरित्र को लेकर, संबंधों को लेकर। लेकिन ये पैसा पैसा क्यों चिल्लाते हैं? ये लड़की क्यों आती है? साजिश तो नहीं है? क्या माफ़ी मांग लूँ? रिरियाऊँ कि इस घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दो, वरना बहनों का विवाह नहीं हो सकेगा। घर की इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। रात भर वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ छटपटाती तड़पती फिरती रही थी, किंतु होंठ जैसे सिल गए थे। लड़का, पहला बेटा, क्या इसे छोड़ दूँ? हालांकि पति ने भी कोई पहल न की थी मीतू को लेकर। घर जब पूरा सामान लेकर पहुंची तो गजब का कलह और हंगामा खड़ा हो गया। सब हतप्रभ। 2-4 माह तो रह सकती थी, मगर हमेशा नहीं। क्या नादानी कर बैठी लड़की। पिता भागे भागे गए, रोए, रिरियाए, गिगियाए, खानदान की इज्जत की दुहाई दी। दोनों लड़कियों की शादी ना होगी, मगर वो ना माना, ना ही किसी बात के लिए तैयार हुआ। वो भी किसी भी सूरत में जाने को राजी ना हुई। 1000 बातें, 1000 गालियाँ। जिनके लिए इतना किया था, यही उसकी जिम्मेदारी लेने से कैसे मुकर गए थे। दुख तो उसे इसी बात का था। बस तभी से मौन उसकी जुबान, चेतना तथा दिमाग पर चिपक गया था। आघात दर आघात खाकर वो अब तक बरकरार है। तुम तो बैठ गए मुंह सिलकर, हम क्या जवाब दें दुनिया को? क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा है हमें। माफ़ी मांग लो, पति है, उसके सामने नीची न पड़ जाओगी, चली जाओ। माँ तमक कर कहती दिन में 2 बार। जहर खा लूँगी पर वहाँ नहीं जाऊँगी, जला देगा वो, देखती नहीं हो ये निशान। तो क्या हमारे सिर पर बैठी रहोगी? वो फिर मुँह खो जाती। अब कहाँ जाएगी? कितना घिनौना है ये सब। यहाँ भी अपनत्व नहीं, प्यार नहीं, सांत्वना नहीं, सिर्फ तिरस्कार, सिर्फ प्रताड़नाएं। हर चीज़ से घृणा हो उठी थी। वो पति नहीं है, ये बच्चा मीतू देखते आग बबूला हो उठती। ये भी तो उसी का है, वो उसे प्यार से देख भी ना पाती। और इधर मीतू भोलेपन से पूछता, मम्मी पापा के पास चलोगी? वो भावावेश में धकिया देती, बात मत कर। मौसी, मम्मी ने मारा। मीतू आंसू पोंछता हुआ चला जाता। दीदी, इसमें इसका क्या दोष है, क्यों मारती हो इसे? वो मौन रहती। कोई आता तो अंदर बनी रहती, बात ना करती। सब झकझोर झकझोर कर पूछते, पर वो पाषाण बनी रहती, होंठ तक ना हिलते। क्या हो गया है? बनती है, स्वांग कर रही है, ना बोलेगी और ना कुछ बताएगी। दिमाग को आघात पहुंचा है, डॉक्टर को दिखा दो। आखिर सारी ज़िंदगी का सवाल है ना। चली जाए तो ठीक रहेगा, उसका क्या है, दूसरी शादी कर लेगा, इसका क्या होगा फिर। दीदी, शाम को डॉक्टर के पास चलना है, सविता कहती। नहीं, क्या मैं बीमार हूँ? ऐसे होगा भी क्या दीदी? तुम्हारी चुप्पी का अर्थ
क्या क्या लगाया जा रहा है जानती हो? वो कुछ न कहती। धीरे धीरे सबने सब कुछ कहना, सुनना, समझना बंद कर दिया। एक अटूट, अव्यक्त चुप उसके चारों तरफ मजबूत होकर घना होता जा रहा था। मीतो दिनों दिन उससे दूर होता जा रहा है। जब तब आता तो धीमे से एक ही शब्द बोलता, मम्मी, और उत्तर न सुनकर चला जाता। उससे न खाना मांगता, न पानी, न नहाने के लिए बोलता, पिटने पर शिकायत भी न करता। जब उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती तो रुआंसा होकर असहाय सा अपनी माँ को देखता रह जाता। वो भी सब कुछ देखती सुनती रहती। सविता जब बहुत परेशान हो जाती तो झुंझलाकर कहती, जी करता है सिर फोड़ लूँ, तुम्हारी हालत के कारण मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। न खाना, न पीना, न हंसना, न बोलना, आखिर कब तक चलेगा ऐसे पागलों की तरह रह रह कर? एक बार बात तो कर लो। क्या पता वे दूसरी शादी कर लें, फिर क्या करोगी? कौन खिलाएगा दीदी? मीतू का क्या होगा? क्या इसी तरह ये रहेगा? और सविता उसी के सामने फूट फूट कर रो उठती। वो जानती है कि सविता उसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन वो कहे भी तो क्या? अम्मा दीदी पागल हो गई हैं, पागल। उन्हें कुछ नहीं सूझता। उन्हें बुलाकर तुम ही माफ़ी मांग लो। क्या चाहिए उन्हें पता है? पैसा। पैसे के कारण ही तो हट करते हैं। फिर क्या होगा अम्मा, पैसे से बड़ी तो ज़िंदगी है। या तो ये वहीं कढ़ाई सिलाई वाला धंधा शुरू कर दे, या अम्मा वो काम नहीं कर सकेगी दीदी, पता है चश्मे का नंबर, सिर में दर्द होता है। पर जो बात फैलनी थी वो तो फैल ही गई। किसका मुंह बंद करें, किसका नहीं। उस रात माता पिता देर तक बातें करते रहे थे। आधी रात के समय उसने देखा कि बूढ़े पिता ने दबे पांव उठकर टेबल लैंप जलाई है और माँ को पास बैठाकर पूछ पूछ कर कुछ लिख रहे हैं। उस लालची को लिख रहे हैं, दुष्ट को। उसमें पतित्व है भी क्या, इंसानियत है भी क्या? वो तड़प उठी। मन में आया उठकर जाए और पिता के हाथ से कागज़ छीनकर फाड़ कर फेंक दे। निष्ठुर। वो तटस्थ भाव से देखती रही और जब पिता वहाँ से उठकर चले गए तो चुपके से पत्र पढ़ाई। कितनी दयनीयता, कितनी दीनता, वो भी मेरे वास्ते। प्रार्थनाओं और भीख से भरे शब्द, मजबूरी की कथा से भरी बातें। लिखा, दामाद जी एक बार माफ़ कर दो, हम भेज जाएं क्या? मैं कदापि नहीं जाऊंगी तब तक जब तक कि वो बदलेगा नहीं। आत्मा के प्यार और पति पत्नी के मध्य के सारे कोमल संबंध टूट गए। क्या फिर जुड़ सकेगा वो सेतु, वो बंधन? पैसे के अभाव में सारे रिश्ते बेमूल्य हो जाते हैं। एक बार मन में आया पत्र फाड़ दूँ, जला डालूँ, मगर पिताजी क्या सोचेंगे? वो मरमाहत हो उठी, पस्त होकर लौट आई अपनी मुर्दा जगह पर। बगल में दूर लेटे मीतू को देखा, भोली सी मुखमुद्रा, पत्ती के कटाऊ सी पलकें, अलमस्त। बिना पिता के तुम्हारा बच्चा विक्षिप्त सा रहता है। उसके पिता ने मीतू के अस्तित्व और अधिकार को भुलाना चाहा है, इसके नाम पर दया की भीख मांगी है। वो बहुत देर तक अनिमेष मीतू को देखती रही। पहली बार नज़र भर कर बेटे को देख रही थी वो, अन्यथा घृणा के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पाती थी। बेचारा दिन भर उपेक्षित अनाथ सा फिरता रहता है, और मैं कितनी निर्मम हो जाती हूँ, हृदयहीन। वो उठी, चारों तरफ देखा। उस अंधेरी निपट रात में स्वयं को डरावनी लगने लगी वो। उसे अपना ही अस्तित्व भयानक, गैर और अपरिचित लगने लगा। उसने दोनों हाथों से सोते हुए मीतू को उठाकर छाती से चिपका लिया, इतनी ज़ोर से कि उसकी धड़कनें स्पर्श करने लगीं। उसका चेहरा, बाल, माथा, मुंदी पलकें बेतहाशा चूम उठी। देर तक चिपकाए रोती रही, प्यार करती रही, गोया अब तक की गई उपेक्षा को धो रही हो। रह रहकर खुद को धिक्कारती, कोसती। उस रोज़ जहाँ मारा था, उस शाम यहाँ चाटा मार दिया था। उस दिन कितना पीटा था कि वो ओ मौसी बचाओ कहता हुआ चीख पड़ा था। देर तक सहलाती रही उसे, लगभग 1 घंटे तक बैठी रही उसी तरह। पहली बार बेटे के प्रति उसके मन में प्यार और मातृत्व भाव उमड़ा। मैं तुम्हारे लिए जीऊँगी मीतू। बिना माँ के बेटे को पूछता भी कौन है? सभी तो झिड़क देते हैं। सुबह से सारे काम मैं ही करूँगी। तभी मीठू सटपटाया। छोड़ो ना पापा, उसे नींद में कहा। वो चौंकी, स्वप्न देख रहा है। पापा ने तुम्हें चाहा? एक बार भी याद किया? एक बार भी देखने आया? और तू है कि एक ही रट लगाए रहता है? उसने उद्विग्न होकर मीतू को परे ढकेल दिया। फिर उसे कुछ ना सूझा।
मम्मी पापा आए हैं, चलो ना, देखो तो तुम, वे बैठे हैं। वो नन्हे नन्हे कदमों से दौड़कर उसकी गोद में आकर गिर पड़ा खुशी के मारे। हटो यहाँ से, उसने आंखें तरेड़ कर कहा और उसे हाथ से धकेल दिया। वो फिर आ गया दोष लगाने। उसका रोम रोम जल उठा। मेरा दोष है, गलती है, पर क्या इस तरह मारा जाता है, इस तरह दबाव डाला जाता है, इस तरह जलाया जाता है, 2 की 4 बातें बनाई जाती हैं। पूरा घर और रिश्ते के कुछ प्रभावशाली लोग इकट्ठे हो गए। पंचायत होने लगी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। देखो, मना मत करना, बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं। 10 पत्र डाले थे तुम्हारे पिताजी ने। बहुत नाराज़ हैं वे तो। बाहरी दिखावा के बिना लिवा जा रहे हैं। मुंह बंद करके चली जाओ, नहीं तो क्या इज्जत रहेगी हमारी सबकी। नहीं जाना, कह दिया ना, उसने तड़प कर तेज आवाज़ में कहा। माँ ने गुस्से और घृणा में होंठ काटे और तलवार की धार की तरह आंखों से काटती हुई उसे एकटक देखने लगी। तड़प कर बोली, यही कसर बाकी रही है, सो पूरी कर लो। कहीं की मत रहने देना दुष्ट, कुछ तो सोच। दी वे कह रहे हैं कि परिवार की सोच कर लिवा ले जा रहे हैं, वरना संबंध तो ख़त्म हो ही गए। यदि चलना हो तो चलें, अपना कमाएं और मुझे दूसरी शादी करने के लिए लिखित मंजूरी दे, वरना वो तो उसी घर में रहेगी। अम्मा, तुम मुझे खाने पहनने को मत देना, बस एक कमरे में रहने की जगह भर दे दो। हम ना सह सकेंगे, ना सह सकेंगे अम्मा। कुछ दिनों बाद तो हम खुद ही कुछ कर लेंगे। कह कर वो फपक कर रो पड़ी। मौसी, पापा हमसे बोलते क्यों नहीं? मम्मी से भी बात नहीं की। मम्मी क्यों रो रही है? पापा जा रहे हैं, हमको भी लिवा ले जा रहे हैं क्या? पापा कब आएंगे दोबारा? हमें छोड़कर चले जाएंगे पापा? मीतू दहशत से भरा, विस्मित होकर एक एक बात जानने को व्यग्र हो रहा है और कभी इसके पास तो कभी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। सविता ने मीतू को गले लगा लिया। उसकी छाती बादलों की तरह फटी जा रही है। यह आखिरी मौका था। सबने समझाया, डांटा फटकारा, नसीहतें दी, मगर सब कुछ बेअसर रहा। मीतू कभी उसकी शक्ल देखता तो कभी पापा का चेहरा। उसने मीतू को सिर्फ एक बार अपने पास बुलाया था, तभी उसने ललकार कर पूछ लिया था, पापा, हमें और मम्मी को कब लेकर चलोगे? तुम्हें चलना है? मम्मी चलेंगी ना? उसने चिढ़कर मीतू का हाथ झटक दिया था। मम्मी चलो ना, पापा कह रहे हैं चलना है। वो माँ के पास जा पहुँचा था। उसने क्षणों तक पागलों की तरह मीतू को देखा, फिर नज़रें झुका लीं। क्या इसे जाने दूँ? वो मीतू को हमेशा के लिए ले जाएगा, देखने भी ना देगा। उसने मीतू का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया, बाहों में समेटकर। बताओ ना मम्मी, चलोगी? नहीं, अब मैं कभी भी इसके चेहरे में उसकी छवि नहीं देखूंगी। ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, मेरे मांस का बना, मेरी आत्मा, मैं इसी के लिए जीऊँगी। वे जा रहे हैं दीदी, सब कुछ ख़त्म करके, कहकर सविता उसका चेहरा देखती रही। वो तटस्थ थी, भावहीन, उसकी पलकें तक न हिलीं। शादी, साथ, रातें, दिन, खुशियाँ, बेटा, वो सब कुछ, मार, यातनाएं, लांछन, सारे संबंध खत्म। रह गई हैं यादें, वे दाग, लोगों की बेतुकी बातें, बातों का गुबार, बेतरतीब सवाल जिनका जवाब कुछ ना होगा। मीतू, पापा जा रहे हैं, मिलकर आओ। हम नहीं जाते, वो जैसे पापा से रूठ गया था। आओ ना जल्दी। सविता ने ज़बरदस्ती पकड़कर उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उसके पिता एक टूटी कुर्सी पर चेहरा झुकाए बैठे हैं। ऐसा विषाद उनके चेहरे पर पहली बार दिख रहा है। माँ कोने में किवाड़ के पीछे गुस्सा व घृणा समेटे चुपचाप खड़ी हैं। सविता की हिम्मत ना हुई कुछ भी बोलने की। देखा वो दालान से बाहर निकल कर आ रहा है। क्षण भर के लिए बिजली कौन गई हो, सब ऐसे चौंके। एक दूसरे को देखा। वो थोड़ी दूर को ही गया होगा कि मीतू चिल्ला कर बोला, पापा तुम कब आओगे? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी पापा तुम कब आओगे। ये कहानी सन 1986 में प्रकाशित हुई थी। लेखिका ने अपनी संवेदनशील और सशक्त लेखनी द्वारा मानवीय रिश्तों और जीवन के यथार्थ को बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ और यादगार कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।